नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो उच्चतम तकनीक से अमरूद की खेती करते हैं। इन्होंने मेड़ पर ऐसी बाड़ लगा रखी है जिससे ये भविष्य में लाखों रुपए कमाएंगे। ये हैं ग्राम अंता, जिला बारा, राजस्थान के निवासी राजकुमार नंदवाना। राजकुमार नंदवाना एक लंबी सोच वाले किसान हैं। इन्होंने अपने खेत की मेड़ पर करौंदे और सागवान के पेड़ लगाए हैं जो आने वाले समय में उनको लाखों रुपए का फायदा पहुंचाएंगे। इसके साथ ही ये लहसुन एवं गेहूं की उच्च तकनीक एवं जैविक तरीके से खेती करते हैं। इन्होंने अमरूद का बगीचा लगा रखा है जिससे ये अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं राजकुमार नंदवाना से। इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। नमस्कार राजकुमार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। धन्यवाद। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सागवान और करौंदा के पेड़ हैं। सर, इन दोनों पेड़ों को मेड़ पर लगाने का कोई कारण है? किसान अपने खेत में जानवरों की वजह से परेशान होता है, उसको किसी न किसी की बाड़ करनी ही पड़ती है। मैंने इसमें एक नया प्रयोग किया है, सागवान और करौंदा। एक सागवान 5 फीट के अंतर पे दूसरा सागवान और उनके बीच में करौंदा। मैं देख रहा हूँ सर, इधर भी चारों तरफ पहाड़ के आसपास यही लगा हुआ। जी बिल्कुल सर, मैंने जी अपने चारों तरफ इसी की बाड़ बनाई है। नंदवाना साहब जी, आप इनके फायदे बताइए। इस मेड़ के बहुत फायदे हैं साहब। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस मेड़ को नहीं लगाता तो मुझे और कोई दूसरी तरीके की मेड़ करनी पड़ती, पत्थर की, तार फेंसिंग की, और उसमें मुझे हर साल मेंटेनेंस का खर्चा आता जी। इसमें मुझे हर साल मेंटेनेंस के खर्चे की बजाय आमदनी होने लग गई। 2 साल बाद मुझे करौंदे से आमदनी मिलने लग गई। करौंदे के कांटे इतने तेज होते हैं कि कोई जानवर इसको पार नहीं कर पाता जी। ये पूरी तरीके से सजीव बाड़ है तो पर्यावरण की भी मित्र है। इसके साथ में जो सागवान हैं वो 15 से 20 साल बाद बड़े हो जाएंगे और तब वो मुझे लाखों रुपए पेड़ से आमदनी देंगे। और अभी सागवान चूंकि सीधा जाता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती जी। तो उससे मेरी खेत की फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पत्ते गर्मी के दिनों में इस खेत में गिर जाते हैं। उन पत्तों में पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। वो पत्ते इतना बढ़िया खाद का काम करते हैं कि मेरे इस खेत की फसल को अतिरिक्त खाद की आवश्यकता ही नहीं होती। हमारे यहाँ पे पाला पड़ने की समस्या रहती है। सर्दी के दिनों में तापमान 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री तक नीचे चला जाता है। ठंडी हवाओं से बचाने के लिए फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो मुझे कोई नजर नहीं आया अभी तक जी। और मैं तो सबसे यही विनती करूँगा कि आप एक बार कोशिश करके देखिए, आपको खुद को इतने फायदे नजर आएंगे कि आप ये सोचोगे कि मैंने इस बाड़ को लगाने में इतनी देर क्यों कर दी। सागवान का पेड़ कितने साल में बड़ा होता है और आप इसको कब काटते हैं? ये 5 से 6 साल पुराने पेड़ हैं और इसको पूरी तरीके से पकने में 15 से 20 साल की उम्र लगती है। 15 साल बाद सागवान की लकड़ी में तेल पड़ना चालू हो जाता है और फिर उसके बाद सागवान की लकड़ी 100 साल तक भी खराब नहीं होती। इसीलिए सागवान की लकड़ी का इतना महत्व है। हमने देखा है कि पुराने मकानों के दरवाजे, खिड़कियाँ, यहाँ तक की छतें भी सागवान की लकड़ी की बनाई जाती थी और वो उनमें ना दीमक लगती, ना कीड़ा लगता, ना पानी से खराब होती, ना धूप से खराब होती और वो 80 से 100 साल तक वो लकड़ी ऐसी की ऐसी बनी रहती है। उसकी मजबूती वैसी की वैसी बनी रहती है। आज की क्या कीमत, उस हिसाब से कुछ बता पाएंगे? जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं व्यावसायिक रूप से तो एक पेड़ से जो परिपक्व हो चुका मुझे 1 लाख रुपए की लकड़ी प्राप्त हो सकती है। मेरे पास अभी 600 पेड़ है और मैं अपने बच्चों को ये मान के चलिए कि 2 से 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जी, बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के, बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप के। आपने सागवान की आमदनी का बताया, ये करौंदों का भी बता दीजिए। सागवान से तो आमदनी एक ही बार होगी और 20 साल बाद होगी, लेकिन
नियमित आमदनी भी आवश्यक है और तुरंत आमदनी भी आवश्यक है। केवंदा इस कमी को पूरी करता है। केवंदा से 2 साल बाद फल आने शुरू हो जाएंगे और 4 से 5 साल के केवंदा में एक पौधे से 30 से 40 किलो फल प्राप्त हो जाते हैं एक सीजन में। और बाजार में केवंदा 25 से 30 रुपए किलो आसानी से बिक जाता है। तो नियमित आमदनी के लिए केवंदा हमें मदद करता है। 30वें साल से हमारी आमदनी चालू हो जाती है जी। और हम मंडी में जाके इसे आराम से बेच सकते हैं। नंदवाना साहब, ये जो आप इनका बीज लगाते हैं या पौधा लगाते हैं या फिर कोई कलम लगाते हैं, किस तरीके से आप इनको लगाते हैं? सागवान और केवंदा मैंने दोनों ही पौधे कृषि विज्ञान केंद्र अंता की नर्सरी से लेता हूँ। लेकिन केवंदे को बीज से किसान स्वयं भी लगा सकता है, बीज से पौधे बना सकता है और मानसून के समय में इन पौधों को लगा सकते हैं। पहले साल इन्हें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इनकी जड़ें छोटी होती हैं। 2 साल के बाद जब इनकी जड़ें बड़ी हो जाती हैं, पौधा मजबूत हो जाता है, फिर इन्हें बाहर से अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। खेत में जो हम फसल को सिंचाई देते हैं या बरसात के दिनों में जो बारिश गिरती है, उनसे ये अपनी पूर्ति कर लेते हैं। जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाते हैं, क्योंकि ये पौधे मैंने मेड़ पे लगाए हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं जिस ज़मीन पे मैं खेती करता हूँ उस ज़मीन को ये नुकसान करें, मुझे जुताई में दिक्कत हो। तो हर साल बरसात के मौसम में जो जो इनकी शाखाएं बाहर निकल जाती है केवंदे की, मैं उन्हें प्रूनिंग करके उन्हें एक प्रॉपर शेप में ला देता हूँ। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक SS राठौड़ से हमने बात की तो उन्होंने बताया, किसान है वो खुद वैज्ञानिक है और नए नए प्रयोग करता रहता है। जैसे राजकुमार जी ने अपनी खेती में किया है, उन्होंने क्या किया है कि मेड़ के ऊपर पेड़ लगा, मेड़ के ऊपर पेड़, तो मेड़ पे उन्होंने सागवान लगा रखे हैं, साथ में करौंदा लगा रखे हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा हो गया कि सागवान 20-25 साल में बड़ा होकर आमदनी देगा। साथ में करौंदे लगा रखे हैं तो बायो फेंसिंग होगी एक तरह से। जब 4-5 साल का करौंदा हो जाता है तो खेत के तरफ चारों तरफ एक बड़ी बाढ़ हो जाती है और ये 10-12 फीट तक बढ़ जाता है। तो एक तरह से ठंडी और गर्म हवाओं को रोकने का काम भी करता है और पूरे साल 2 बार ये साल में आमदनी देता है। अमरूद की आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे, अमरूद का जो फल हमें प्राप्त हो रहा है, उसे किस तरीके से बेचते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। प्रगतिशील किसान राजकुमार नंदवाना अमरूद की उच्च तकनीक से खेती करते हैं। ये अमरूदों के बाग की स्वयं देखभाल करते हैं, समय पर खाद पानी दवाई देते हैं एवं अनचाहे पत्ते टहनियों को काटकर अलग कर देते हैं, जिससे अमरूद का बगीचा स्वस्थ रहता है और अधिक उत्पादन देता है। क्या खूबसूरत ताज़ा अमरूद हैं। हमें बताइए प्लीज़ कि आप ये कितनी खेती कर लेते हैं अमरूदों की? मैंने 50 बीघा अमरूद का बगीचा लगाया हुआ है। 20 बीघा में फल आना शुरू हो चुके और 30 बीघा में फल आने की प्रक्रिया अभी बाकी। किसान को अपनी ज़मीन में, कुल ज़मीन में से 1/3 पे बागवानी अवश्य करनी चाहिए। बागवानी से हमें 2 लाभ हैं। एक तो हमारी आय बढ़ जाती है और दूसरी हमारी आय सुनिश्चित हो जाती है। इस पर मौसम और भाव का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि फील्ड क्रॉप में अंतर पड़ता है। दूसरा फायदा ये है कि
हमें एक दूसरा विकल्प तैयार मिल जाता है खेती में। हम एक फसल या एक विकल्प के भरोसे नहीं बैठे रहते। हमारी आमदनी का समय बदल जाता है। जिस समय पे हमारी गेहूं की फसल आती है या जिस समय पे हमारी सोयाबीन की फसल आती है, उन दिनों के अतिरिक्त दिनों में हमें बागवानी से कमाई होती है। तो पूरे साल बागवानी से किसी न किसी रूप में किसान की लगातार आमदनी बनी रहती है। ये अमरूद का पौधा किस तरीके से लगाया जाता है और कितने सालों तक ये फल देता है? इसको लगाने का सबसे बढ़िया समय है मानसून की शुरुआत। मानसून आने से पहले मई के महीने में 3 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा गड्ढा खोदकर छोड़ देते हैं ताकि उस गड्ढे को प्रॉपर तरीके से धूप लग जाए। मिट्टी में यदि कोई जीवाणु कीटाणु है हानिकारक, तो वो जीवाणु धूप की वजह से नष्ट हो जाए। जी। मानसून की पहली बरसात के बाद हम उस गड्ढे को भरकर खाद मिलाकर आवश्यक उर्वरक डालकर या दवाई डालकर हम उसमें पौधा रोप देते हैं। अमरूद का एक पौधा 3 से 4 साल की उम्र से व्यावसायिक रूप से फल देना चालू करता है। अमरूद को हम साल में 1 बार भी फसल ले सकते हैं और हम साल में 2 बार भी फसल ले सकते हैं। इसका तरीका? सामान्य रूप से मार्च से लेके मई तक हम इन पौधों को पानी नहीं देते। उस दौरान पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। मई तक सिंचाई रोकने के बाद हम जून की शुरुआत में पौधों को निराई गुड़ाई करके सिंचाई करते हैं, देसी खाद देते हैं। मानसून की शुरुआत के साथ में इनमें नई पत्तियां फूटनी चालू हो जाती हैं। अक्टूबर के महीने में अच्छी फ्रूटिंग चालू हो जाती है और ये फरवरी के अंत तक फल देते हैं। इसको सार संभाल की जो जरूरत रहती है, उसमें कोई विशेष सावधानी की भी जरूरत होती है क्या? जी सर, बिल्कुल। मार्च के महीने में जब हम स्ट्रेस पीरियड की शुरुआत करते हैं, उस समय पे अतिरिक्त निकली हुई टहनियों को काट देते हैं। जी। और इन टहनियों को काटने के बाद बोर्डो मिक्सचर का लेप पौधे के तने पर और उस कटी हुई टहनियों पर अवश्य करें। किस चीज का लेप? बोर्डो मिक्सचर। जी। बोर्डो मिक्सचर नीले तोते और चूने के घोल से बनाया जाता है। यह फफूंदनाशक का भी काम करता है और जीवाणुनाशक का भी काम करता है। तो जहाँ से हमारे पौधे की डाल कटी है, उस पे एंटीसेप्टिक की तरह का कार्य करता है पौधे पे। जी। और पौधा वहाँ से बीमारी को नहीं पकड़ता। अमरूद को आवश्यकता की पूर्ति के लिए बोरॉन दिया जाता है अलग से, और इसके हम 2 तरीके काम में लेते हैं। यदि हमें बोरॉन प्राकृतिक रूप से देना है तो हम 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से इसमें सुहागा डाल सकते हैं। जी। यदि हमें बोरॉन आर्टिफिशियल देना है तो बाजार में मिलने वाला बोरॉन पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम एसएसपी, पोटाश, इन दोनों उर्वरकों का उपयोग भी अमरूद के पौधे को पोषण के लिए करते हैं। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से अपना बगीचा करना चाहते हैं तो आप प्रति पौधा 5 किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट या 20 किलो पकी गोबर की खाद प्रति पौधे में डाल के उसके पोषण की पूर्ति कर सकते हैं। अगर कोई नया किसान आपसे प्रेरणा लेकर ये काम शुरू करता है, कहीं न कहीं सरकार का सहयोग होता है क्या? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आपको हर सब्सिडी पर पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपको बगीचा चलाने के लिए सहायता दी जाती है। आपको अच्छी किस्मों की जानकारी दी जाती है और अच्छे किस्मों के पौधे किसान को उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब आमदनी पर आते हैं जी। आपको साल में से कितनी आय हो जाती है? दूसरा, ये खुद लेने आते हैं या मंडी कहाँ है, उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, अमरूद की आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे अमरूद का जो फल हमें प्राप्त हो रहा है उसे किस तरीके से बेचते हैं।
एक तरीका तो ये, अगर किसान अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त है और वो ज़्यादा समय नहीं दे पाता, तो वो अपने बगीचे को सालाना के हिसाब से ठेके पे दे सकता है। जी। दूसरा जो तरीका उससे बेहतर है, उससे ज़्यादा आय दे सकता है, वो है कि किसान अपनी उपज को स्वयं बेचे। किसान चाहे तो अपने बगीचे के बाहर, यदि बगीचा सड़क के नज़दीक है, तो अपने उत्पाद लेके बैठ सकता है। आने जाने वाले ग्राहकों को ये संतुष्टि मिलती है कि हम एकदम ताज़ा जी। फल खा रहे हैं, बिना बासी, बिना सड़े, एकदम जिसको पेड़ से सीधा टूटे हुए। लोगों के मन में बहुत उत्सुकता रहती है कि देखिए मैंने पेड़ से टूटा हुआ तुरंत फल जी, खाया, जी। और उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। किसान की आमदनी बढ़ जाती है और लोगों को मनपसंद फल मिल जाता है। इस बगीचे से मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए निश्चित रूप से सालाना प्रति एकड़ आमदनी प्राप्त होती है। मैं राजकुमार जी के पास पड़ोसी में खेती करता हूँ। जो इन्होंने करौंदा वो सागवान की बाड़ लगाई है, और भविष्य इनको देखते हुए भविष्य में इनके लाखों रुपए की कमाई होगी। और इनको देखते हुए मैंने भी बाग करौंदे और सागवान की बाड़ लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। और जो इन्होंने बागवानी लगाई है अमरूदों की, उनसे भी इनके लाखों रुपए की कमाई हो रही है। और इनसे इन्होंने मुझे प्रेरित करते हुए मैंने भी बागवानी का काम शुरू कर दिया है। ये नस्ल की गाय हमारे देशी भारतीय नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राजस्थान का 12 जिला लहसुन उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है। राजकुमार नंदवाना इसी जिले से हैं। ये अलग अलग किस्म के लहसुन की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये बहुत बड़ा फार्म हाउस है और इसमें चारों तरफ आपने लहसुन लगा रखा है। इनके बारे में कुछ बताएंगे सर? मैं 25 बीघा का ये इस खेत में लहसुन लगाया हुआ है। लहसुन की मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, मसाला फसल के अंतर्गत आता है और किसान इससे अच्छी आय ले लेता है यदि लहसुन का भाव बाजार में अच्छा है। लहसुन की कई सारी किस्में बोई जाती हैं। मुख्य रूप से ऑयल कंटेंट के आधार पे लहसुन का भाव तय होता है। कुछ किस्मों में गूदा अधिक मिलता है और कुछ किस्मों में ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। अच्छा, ज़्यादा गूदा है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नहीं oil नहीं ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादा गूदे का मतलब ज़्यादा तेल की मात्रा नहीं है जी। और अलग अलग उपयोग के हिसाब से अलग अलग किस्मों को वरीयता दी जाती है। बहुकली वाले लहसुन और एक जो जिसको बोलते हैं एक पोती, एक कली गोल रहती है मोटी, जिसमें एक ही कली होती है, इनमें आमदनी का, लगाने का, क्वालिटी का क्या फ़र्क होता है? जी, सामान्य तौर पे जो हम लहसुन देखते हैं या जिस लहसुन की सामान्य रूप से बुआई की जाती है वो बहुकलीय लहसुन है। एक बल्ब के भीतर कई सारी कलियाँ होती हैं। लेकिन लहसुन की एक किस्म ऐसी आती है जिसमें सिर्फ एक ही कली होती है और उसे एक पोथी लहसुन कहते हैं। एक पोथी लहसुन औषधीय उपयोग के लिए उगाया जाता है और विशेष रूप से घुटनों के दर्द, गठिया बाय जो कहा जाता है, उसके इलाज में वो बहुत कारगर उपयोग है। आमदनी का भी फ़र्क होता है? जी, वो बाजार की डिमांड के हिसाब से जी। जिसको आवश्यकता हो। सामान्य मंडी में एक पोथी लहसुन नहीं बिकता, लेकिन जिनको औषधीय उपयोग के लिए चाहिए उनके लिए वो बहुमूल्य है। ये 12 में मैंने देखा है कि लहसुन ज़्यादा बोते हैं। ये मुझे ही लगता है या वाकई यहाँ की मिट्टी जो है वो इसके लायक है? यहाँ पे काली मिट्टी है और काली मिट्टी में लहसुन में तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है।
इसीलिए निर्यात करने वाली जो गुणवत्ता है वो हमारे यहाँ की मिट्टी में की लहसुन की है। इसीलिए यहाँ पे लहसुन की बुआई खूब होती है, क्योंकि यहाँ पे लहसुन के खरीदार बहुत दूर दूर से, मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक से यहाँ पे लहसुन के खरीदार आते हैं। अब रही बात लहसुन की खेती की। लहसुन 5 से 5.5 महीने की फसल है। बुआई कलियों के द्वारा की जाती है और इसे हम हाथ से भी कर सकते हैं। बड़े स्तर पे बोना है तो हमें बीज मशीन का उपयोग करना होगा। 1 बीघा में 1 क्विंटल लहसुन की कलियां रखती हैं। उस सूखे में बुआई करके तुरंत उसके बाद सिंचाई की जाती है। 2 से 3 बार लहसुन में निराई गुड़ाई की जाती है। समय समय पे खाद और दवाइयाँ दी जाती है। मैं लहसुन को जैविक तरीके से करता हूँ। मैं इसमें किसी प्रकार का रासायनिक दवा या खाद का उपयोग नहीं करता। गौमूत्र, वर्मी कंपोस्ट और वेस्ट डिकम्पोजर की मदद से मैं इसे पोषण और बीमारियों से बचाने का कार्य करता हूँ। लहसुन की खेती से किसान को अच्छी आमदनी प्राप्त होती है और ये किसान के लिए एक फायदेमंद फसल है, मुनाफे का स्रोत है। राजकुमार नंदवाना खेती के साथ साथ गौवंश का भी पालन करते हैं। जैविक खेती के लिए गौवंश का होना जरूरी है। गायों से दूध प्राप्त कर अपने घरेलू काम में लेते हैं। उनसे प्राप्त गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं। सर, आप खेती के साथ साथ गौमाता का पालन भी करते हैं। जी, कौन कौन सी गायें हैं? अपने पास में ये जो हैं होल्स्टीन गायें हैं और ये गिर नस्ल की गायें हैं। जी, गिर नस्ल की गाय हमारी देशी भारतीय नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। इनसे जो हमें दूध प्राप्त होता है वो A2 मिल्क कहलाता है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। होल्स्टीन गाय पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है और भारतीय रहन सहन में भी ये आराम से एडजस्ट होने वाली नस्ल है। जैविक खेती के लिए तो गोधन, गोवंश होना ही चाहिए किसान के पास। इसके बिना जैविक खेती की कल्पना ही नहीं की जा सकती। देखा आपने, राजकुमार सर ने बताया कि खेती के साथ साथ पशुपालन करेंगे और गोधन रखेंगे तो आपको जैविक खाद भी मिलेगी, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और खेती और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं सन 6 पर जमीन कर रहा हूँ, लेकिन ये जमीन अनकमांड थी जिसमें बहुत कम फसल होती थी। जब से मेरा बेटा राजकुमार खेती करने लगा तब से और ज़्यादा प्रगति हुई है और हम खुशहाल हैं। इन्होंने बागवानी का काम शुरू किया, उसमें ड्रिप वगैरह लगाई, उससे और ज़्यादा प्रगति हुई। इसको देखकर आसपास के किसान भी बागवानी लगाने लगे, उनकी भी काफ़ी प्रगति हुई है। इसे गुजरात में जाकर के अहमदाबाद में 75,000 रुपये का इनाम भी मिला और हमारी खेती भी बढ़ी। सभी लोग इसको देखकर खेती करेंगे तो उनकी प्रगति होगी। तो देखा आपने किस तरह से राजकुमार नंदवाना अमरूदों की खेती करते हैं, लहसुन की खेती करते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने मेड़ पर जो बाड़ लगाई है उससे भी लाखों रुपए कमाने वाले हैं। आप भी इस तरह की मेड़ अपने खेतों में बना सकते हैं और आमदनी कमा सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान राजेंद्र भार्गव से। ये जैविक खेती करते हैं, ये अनेक प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, केचुओं का पालन करते हैं और उन्हें बेचते भी हैं। ये हैं ग्राम मुल्ताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश के निवासी।